नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने भी एक मुहावरा सुना होगा कि अभी गांव बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए। ये मुहावरा हमारे राजनेताओं पे बिल्कुल सटीक बैठता है। कोरोना का अभी वैक्सीन मार्केट में नहीं आया है, लेकिन उसके पहले ही राजनीति शुरू हो चुकी है। अभी स्वास्थ्य मंत्री हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी वहाँ गए थे और उन्होंने वैक्सीन का जो जहाँ पे उस पर काम चल रहा है वैक्सीन बनाने का, उसको उन्होंने निरीक्षण करा और उसके बाद उन्होंने प्राइवेट संस्थाओं से भी ये मदद मांगी है कि वो लोग भी ये वैक्सीन बनाने में मदद करें। यानी कि अभी नहीं बना है वैक्सीन, उसके पहले ही हमारे पीएम साहब ने नेपाल को भी दे दिया वैक्सीन। उन्होंने कहा कि नेपाल को बाद चीन नहीं वैक्सीन दे रहा, हम देंगे। कोई पॉलिटिशियन कह रहा है कि पूरे मार्क फ्री में लगवाएंगे, तो कोई का एक सांसद ने कहा बीजेपी की आज के 15 दिन पहले कि उसमें उन्होंने जो इंटरव्यू ले रहा था उस मीडिया कर्मी ने पूछा कि ये फ्री होगा या जैसे पैसे लगेंगे। उन्होंने बताया कि वो बीजेपी के कार्यालय में तो बना नहीं है, उसका पैसा लगेगा। ये बना नहीं है, पहले ही सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर पीएम जी ने भी प्लानिंग कर ली कि वो सभी राज्य के चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे, बैठक बुलाएंगे। हमारे पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी, उनके बड़े बेटे तेज यादव जी ने भी मीडिया वालों से बात करते हैं कोरोना जब ये वैक्सीन के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो वैक्सीन पहले मोदी जी लगवाएं, उसके बाद ही हम लोग लगवाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है, पहले मोदी जी लगवा ले वैक्सीन, फिर हम लगवाएंगे। आते हैं किसान आंदोलन पे। तो पिछले 44 दिनों से जो जारी किसान आंदोलन था उसको ख़त्म कराने के लिए कल यानी कि शुक्रवार को जो 8 तारीख को ये तय हुआ था मीटिंग कि हाँ उसमें वो लोग बात करेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो उसको ख़त्म कराने के लिए सरकार से केंद्र सरकार और किसानों की 8वां दौर था, 8वीं बार वो लोग बातचीत करने गए। ये करीब शुक्रवार को 2:30 बजे दिन में 2:30 बजे मीटिंग शुरू हुई। इसमें 40 किसान नेताओं ने भाग लिया और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा रेल एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी शामिल हुए। कृषि मंत्री ने बैठक शुरू होते ही कहा कि वो पूरे देश को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेंगे। इसी बीच किसान नेताओं ने साफ कह दिया कि केंद्र सरकार जब तक ये कानून वापस नहीं लेती है वो अपने घर नहीं जाएंगे। और किसानों ने ये भी कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो वो गणतंत्र दिवस पर राजधानी में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। और किसानों के साथ अगले दौर की जो बैठक है वो 15 जनवरी को तय की गई है। बीजेपी का वार जो है वो उस पर उल्टा पड़ गया। जब किसानों ने 29 दिसंबर को बात करने के लिए कहा था तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा वो 30 तारीख को बात करेंगे। वो इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि 30 को किसानों का ट्रैक्टर रैली था। तो उस दिन अगर उन्होंने शायद ट्रैक्टर रैली नहीं रुकवाया होता तो वे भी 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं होता। लेकिन एक जगह कामयाब हो गई बीजेपी किसानों को 2 पार्ट में बांटने में, क्योंकि ये बात हुई कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो उसमें जो किसान लोग हैं उनके एक नेता कह रहे हैं कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट से नहीं, हमें सरकार ने बिल पारित करा है, ये यहीं से कानून वापस लें, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे।
हाँ, लेकिन दूसरे पक्ष में किसानों के जो नेता हैं युद्धवीर सिंह, उन्होंने कहा कि नहीं, 15 तारीख को जो बैठक होगी उसके बाद हम लोग ये निर्णय लेंगे कि ये केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा या केंद्र सरकार ही इसे वापस ले ले। वैसे केंद्र सरकार का साफ कहना है कि वो इस बिल को वापस नहीं लेगी। अब आगे क्या होता है ये 15 जनवरी को पता चलेगा। किसान आंदोलन को 44 दिन बीत चुके हैं, 8 बैठकें हो चुकी हैं, 60 किसानों की इस आंदोलन में मृत्यु हो चुकी है। सरकार का साफ कहना है कि वो ये बिल लेंगे नहीं वापस, ये कानून। मीडिया कर्मी चिल्ला चिल्ला बता रहे हैं सरकार किसान की सारी बातें मानने को तैयार है। पीएम जी कभी सामने नहीं आए, देखते हैं क्या होता है। हाँ, रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी जी पे फिर से गिरफ्तारी का तलवार लटक रहा है। महाराष्ट्र अलीबाग पुलिस ने नवंबर 2020 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की कथित आत्महत्या से संबंधित मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी और 2 अन्य को गिरफ्तार किया था। उन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद में काफ़ी विवाद भी हुए थे। जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई थी, लेकिन उनका जो ये केस था वो हाई कोर्ट में पेंडिंग था। अर्णब गोस्वामी को बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की एक अदालत के समक्ष, जो स्थानीय अदालत है, पेश नहीं हुए। वो उस दिन उन्हें पेश होना था, वो नहीं हुए, जिसके बाद अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ वारंट जारी करने का अनुरोध किया। बृहस्पतिवार को जब मामला अलीबाग सत्र अदालत के समक्ष आया तो अर्णब गोस्वामी के वकील ने पेशी से छूट मांगी। अदालत ने पेशी से छूट दे दी, प्रदान कर दी। और इसके बाद 2 जो अन्य आरोपी थे, फिरोज शेख और नीतीश शारदा, वो लोग भी पेश नहीं हुए, जिसे विशेष लोग अभियोजक प्रदीप घरात ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि अदालत द्वारा आरोप पत्र व संज्ञान लेने के बाद यह पहली सुनवाई थी। आरोपियों को पहचान के लिए पेश होना चाहिए था। उन्होंने अर्णब गोस्वामी और 2 अन्य के खिलाफ वारंट जारी करने का भी अनुरोध किया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने एक संस्करण लिखा था, एक बुक लिखा था, जो कि अब मार्केट में आ गई है। इसी मंगलवार को उसे रूपा पब्लिकेशन हाउस ने पब्लिश करा है। बुक का नाम है प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 एंड 2017, यानी कि प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 to 2017। उन्होंने उसमें बहुत सारी बातों का खुलासा किया है और काफ़ी चौंकाने वाला भी। उन्होंने उस बुक में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सत्ता में आए, हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से आज अब तक का नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल जो है, यहाँ तक की बातें उसमें हैं। और ये उन्होंने अपने निधन से कुछ दिन पूर्व ही ये बुक लिखी थी, जो कि इनका संस्करण है। उसमें उन्होंने कई बातों बताई। उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने, जिन्हें जो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी, घोषणा करने से पहले उन्होंने उनसे इस मुद्दे पे कोई बात नहीं की थी, जबकि वो उस टाइम हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट थे। उनका कहना है कि उन्होंने उनसे कोई चर्चा नहीं की थी। हाँ, जब कदम ये उठा लिया उसके बाद उन्होंने समर्थन मांगा। उन्होंने उसमें लिखा कि वर्ष 2014 के आम चुनाव के नतीजे 2 कारणों से ऐतिहासिक थे। पहला यह
कि 3 दशकों के बाद किसी दल को खंडित जनादेश की जगह निर्णायक जनादेश मिला। दूसरा, भाजपा का पहली बार बहुमत हासिल करना। वह अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम थी, लेकिन इसके बावजूद उसने गठबंधन के साथ सरकार बनाना तय किया। प्रणब दा ने अपने संस्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 टू 2017 में इस बात का भी उल्लेख किया है कि मोदी जी जनता के लोकप्रिय पसंद के रूप में देश के प्रधानमंत्री बने, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इस पद के लिए सोनिया गांधी की ओर से पेशकश की गई थी। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पहले ही सत्र में तानाशाही रवैया उन्होंने दिखाया और जनता के उम्मीदों पर वे खरे नहीं उतरे। उन्होंने यह भी लिखा है कि सत्ता पक्ष ने निरंकुशता दिखाई, लेकिन विपक्ष ने भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा। अगर सत्ता पक्ष ने बताया नहीं तो विपक्ष ने भी गैर जिम्मेदाराना भूमिका निभाई। उन्होंने भी क्योंकि अगर जवाबदेह सत्ता पक्ष है तो सवाल करने का अधिकार विपक्ष को है, तो उन्होंने भी उतनी सीरियसली से अपने काम नहीं किया, ना ही सत्ता पक्ष ने और ना ही विपक्ष ने। प्रणब दा ने ये भी लिखा है कि जब हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उस समय नेपाल के जो राजा थे वो हमारे कंट्री में विलय होना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से नेपाल का विलय नहीं हो पाया, नहीं तो वो आज भारत का हिस्सा होता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये मौका इंदिरा गांधी जी को मिलता तो वही व्यवहार करती जो उन्होंने सिक्किम के साथ किया था और नेपाल भारत का हिस्सा होता। दोस्तों, उन्होंने और भी बहुत सारी बातें उसमें खुलासा की हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जो कि केवल उनके बुक पे ही होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे हैं चौंकाने वाले खुलासे उन्होंने किए हैं। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में 15 मार्च 2019 को मस्जिद में गोलियां चलाकर 51 मुस्लिमों की हत्या करने वाले की एक रिपोर्ट सामने आई थी। 4 जनवरी 2021 को आई थी। यह रिपोर्ट न्यूजीलैंड के सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस नृशंस हमले को अंजाम देने वाले ब्रेटन टैरेंट ने पहले दुनिया भर के कई देशों की यात्रा की थी। इन देशों में चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया समेत भारत भी शामिल है। उसने पूरा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी घूमा था। मार्च 2019 में मस्जिद पर हमला करने से उसने कई मुस्लिम विरोधी और दक्षिणपंथी विचार वाले पोस्ट भी किए थे। इतना ही नहीं, ब्रेटन ने हमले की लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो तैरने लगे थे। हालांकि फेसबुक ने इस वीडियो को तुरंत हटा दिया था। न्यूजीलैंड सुरक्षा एजेंसियों के रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेटन 2015 से 2016 में भारत आया था और वह गोवा, मुंबई और जयपुर में रुका। ब्रेटन ने अपने भारत यात्रा के दौरान अपनी ज़्यादा समय वो गोवा में रुका। न्यूजीलैंड सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के आधार पर भारतीय जांच एजेंसियों ने, मतलब भारत की जो खुफिया विभाग है, उन्होंने भी अपनी जांच शुरू कर दी थी। खुफिया जब उन्होंने जांच शुरू करी तो उनके एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया जांच के बाद कि हमने जब ब्रेटन के भारत दौरे की जांच की तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो संदेह के घेरे में आता हो। साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता है कि न्यूजीलैंड मस्जिद गोलाबारी मामले में उसके भारत यात्रा का
कुछ प्रभाव रहा है। ब्रिटेन अपनी यात्रा के दौरान सस्ते होटलों में रुका था। इसके अलावा उसकी बातचीत अपने साथी यात्रियों या फिर होटल के कर्मचारियों से ही होती थी। खुफिया अधिकारी ने आगे बताया कि जांच में पता चले तथ्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारत में उसकी रुचि सिर्फ यात्रा तक ही सीमित थी। न्यूजीलैंड हमले के दोषी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। सज़ा सुनाने के दौरान जज ने ब्रिटेन को कहा था कि तुम ऐसे लोगों से घृणा करते हो जिसको तुम अपने आप से अलग समझते हो। तुमने सामूहिक हत्या की है जिसके नुकसान को सहना आसान नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा भी 3-4 दिन पहले हमने अपनी एक वीडियो में बताया था कि वो जो हमारे पत्रकार लोग हैं वो कुछ भी पूछते रहते हैं, उनका कोई वो नहीं है, उनके लिए कोई सीमा नहीं है, उनका कोई मापदंड नहीं है। इसी सिलसिले में उन्होंने किसान को भी इन लोगों ने निशाना बनाया था। रजत शर्मा जी ने, जिनका ये आपकी अदालत इंडिया टीवी पे आता है जो उसमें उन्होंने कहा था कि किसानों को मंथन की ज़रूरत है। तो उसके बाद से ही ये काफ़ी चर्चा में आए और उनका पिछले साल का एक वीडियो वायरल बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा में है, जो कि बिहार लोकसभा चुनाव के पहले का है। दरअसल पिछले साल जब ये लोकसभा चुनाव 2020 वाला के दौरान इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत के इलेक्शन स्पेशल एडिशन में तेजस्वी यादव को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। यहाँ उनसे कई सवाल पूछे गए। इसमें रजत शर्मा ने कहा, इनसे तेजस्वी यादव जी से, कि आप पर इल्ज़ाम है कि आप हर जगह फेल रहे। आप 9वीं और 10वीं क्लास में भी फेल रहे। इस पर तेजस्वी जी ने जवाब दिया कि किसने देखा और किसको पता है कि मैं 9वीं 10वीं फेल ना। मैं 9वां क्लास होता है उसका पास ड्रॉप आउट हुआ था। मैं 9वीं पास हूँ। चुनावी हलफनामे में इस बारे में लिखा हुआ है। मैं खिलाड़ी बनना चाहता था। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो DDCA के अध्यक्ष हैं। आप विजय मर्चेंट ट्रॉफी का रिकॉर्ड निकलवा कर देख सकते हैं। मैंने अंडर 15 और अंडर 17 में दिल्ली की कप्तानी की है। मेरी कप्तानी में विराट कोहली ने भी खेला है। 2 बार मैंने दिल्ली की कप्तानी की और दोनों ही बार दिल्ली चैम्पियन रही, जबकि 35 सालों से दिल्ली चैम्पियन नहीं बनी थी। जहाँ तक मैं खुद को मानता हूँ कि खिलाड़ी के तौर पर मैं कामयाब रहा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे, ये जो तेजस्वी यादव हैं, ये महज 26 साल की उम्र में ही बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए थे। IPL में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में रहने के बावजूद मैच नहीं खेलने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा, जो लोग कहते हैं कि पिता का इतना बड़ा नाम है, अगर बेईमानी करना होता तो मैं खेल लेता। मेरा मन तो क्रिकेटर ही बनने का था। राजनीति में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय शरद पवार जी बोर्ड अध्यक्ष थे, उनसे अच्छे संबंध थे। अरुण जेटली से भी अच्छे संबंध थे। अगर पैरवी कराना होता तो फ्रेंचाइजी है IPL के किसी को कह देते तो वो हमें टीम में चुन लेते। तेजस्वी इंडियन प्रीमियर लीग IPL का भी हिस्सा रह चुके हैं। वह 2008, 9 और 11-12 के सीजन में दिल्ली कैपिटल्स, जो कि अब उसका नाम है दिल्ली डेयरडेविल्स, का हिस्सा रहे थे। हालांकि उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। दरअसल और उसके बाद में उनसे
रजत शर्मा जी ने कहा कि मतलब आप तो शादी करने में भी फेल रहे। तब इस पे तेजस्वी यादव जी ने कहा कि आप अपने जो आपकी अदालत है उसमें रोज़ ऐड चलाओ कि कौन बनेगी तेजस्वी की दुल्हनिया, और जितने प्रपोजल आए आप मेरे पास भेज देना, हम मम्मी पापा को दिखा देंगे, कहेंगे मम्मी अब तो शादी करा दो। तेजस्वी ने आगे कहा, हमारी भारतीय संस्कृति में जो समाज है यह सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं है, ये दो परिवारों के बीच की बात है। ये तो माता पिता की जिम्मेदारी है शादी कराना। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने लोजपा प्रमुख चिराग पासवान को भी लपेटे में ले लिया। कहा मेरी उम्र तो अभी 29 साल है, चिराग पासवान जी की 35 साल है, तो वो बड़े भाई हुए, पहले आप उनकी शादी करवाओ क्योंकि उनकी शादी में बहुत देर हो गई है, शायद अब हो भी ना, इसलिए आप उनकी शादी करवाओ। उसके बाद उनकी शादी के 6 महीने के अंदर ही हम शादी कर लेंगे। तो 8 जनवरी से भारत और यूनाइटेड किंगडम की आवाजाही जो हवाई यात्रा बंद कर दी गई थी इधर 1 हफ्ते के लिए, वो फिर से शुरू कर दी गई है। उसमें 8 तारीख को 256 यात्रियों समेत एक फ्लाइट लंदन से दिल्ली पहुंची। ये सही है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे, बिल्कुल सही बात है, वो युग पुरुष हैं। ब्रिटेन में इस समय जो हालात हैं कि उनके यहाँ के मेजर या लंदन में जो मेयर हैं उन्होंने अपने पीएम को चिट्ठी लिखा। उन्होंने कहा ये जो नया स्ट्रेन मिला है उसके बाद कि यहाँ की स्थिति भयावह होती जा रही है। वो लंदन के जो मेयर हैं वो हैं, उनका नाम है सादिक खान। उन्होंने शुक्रवार को मौजूदा हालातों को मेजर इंसिडेंट बताया। उन्होंने कहा अगर यही हालात रहे तो अस्पतालों में भीड़ अचानक से बढ़ सकती है। मेयर सादिक खान स्थिति की भयावह के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ अमूमन हर 30 में से एक शख्स संक्रमित हो गया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या 27% तक बढ़ी है, जबकि वेंटिलेटर पर गए मरीजों की संख्या 42% बढ़ी है। शहर की स्थिति क्राइसिस पॉइंट पर पहुंच गई है। अगर तुरंत नेशनल हेल्थ सर्विस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ और भी मौत हो सकती है। शुक्रवार को लंदन से दिल्ली लौटे यात्रियों ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर हंगामा कर दिया। हंगामे की वजह से काफ़ी अफरा तफरी भी मची। लंदन से जो दिल्ली आए थे विमान से उसमें से करीब 250 यात्री दिल्ली सरकार द्वारा लागू किए गए नए टेस्टिंग और क्वारंटाइन नियम से अनजान थे, जिसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी दिक्कत भी हुई और हंगामा भी हुआ। अब यहाँ पे हमने मोदी जी को युग पुरुष क्यों कहा? मोदी जी एक बार ये गलती पहले भी कर चुके हैं। जब केरला में उन्हें पहला पेशेंट मिला था कोविड का, अगर उस टाइम वो फॉरेन एयर सर्विस बंद कर देते तो उन्हें ये जो लॉकडाउन का तमाशा करना पड़ा वो नहीं करना पड़ता। अब फिर से, जबकि इस तरह से ब्रिटेन में ब्रिटेन के हर कोने से वो नए स्ट्रेन वाले वायरस का इन्फेक्शन फैलता जा रहा है, इन्होंने फिर से एयर सर्विस चालू कर दी है। उसमें उन्होंने ये कहा, और जबकि 26 जनवरी को, अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 26 जनवरी को हमारे यहाँ जो चीफ गेस्ट आने वाले थे वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ही थे, लेकिन उन्होंने अपना ये दौरा इसीलिए रद्द किया क्योंकि वहाँ पे कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वो भी नया स्ट्रेन है, इसके बारे में भी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब फिलहाल हमारे यहाँ तो अभी पहले का ही वैक्सीन नहीं बना हुआ है। अब मोदी जी ने दूसरे को भी
एयर सर्विस प्रोवाइड करा दिया कि मतलब निमंत्रण दे दिया है। अब अगर कोई एक भी आ जाता है, एक भी पॉजिटिव पेशेंट इंडिया में आता है तो उससे हम क्या हालत होगी, ये आप सभी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारत मतलब और वहाँ पे जैसे जब वहाँ पे रोगियों की तादाद बढ़ रही है, जबकि हमारे यहाँ से बहुत अच्छा उनका हेल्थ सर्विस है, तो हमारे यहाँ का क्या हाल होगा ये भी आप खुद ही सोच सकते हैं। और उनके ही मंत्रिमंडल के उड्डयन मंत्रालय के सचिव पीएस खरोला ने कहा कि एविएशन उद्योग पर कोविड का बुरा असर पड़ा है। यह ना सोचे कि बुरा समय समाप्त हो गया है। घरेलू विमानन के सामान्य होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। मतलब ब्रिटेन जहां नए स्ट्रेन का मतलब संक्रमण पाया गया कोविड का, वहाँ पे स्थिति संभलने में केवल 1 हफ्ते लगे। उसके बाद एयर सर्विस मतलब वैसे ही अपने मतलब चलने लगी जैसे प्रॉपर चलती थी, और घरेलू उड़ानों में 2 से 3 महीने लगेंगे हमारे देश के अंदर। खरोला जी ये तो बताइए कि ब्रिटेन के विमानन के सामान्य होने में केवल 1 सप्ताह का समय लगा, जबकि वहाँ कोविड के नए स्ट्रेन का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, और घरेलू विमानन में अभी 2 से 3 महीना लगेगा। खरोला जी ने कहा, भारत में हवाई सेवा का भविष्य उज्जवल है। भारत क्योंकि एक बहुत बड़ा घरेलू बाजार है। अब खरोला जी को कौन बताए कि भारत में भविष्य विमानन का भविष्य उज्जवल है कि नहीं, ये तो भगवान जाने। हाँ, लेकिन यूनाइटेड किंगडम से जो हमारी हवाई यात्रा फिर से शुरू हो गई है, उससे जो कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन आया है, उसका भविष्य जरूर उज्जवल दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।